हाँ तो बेटा चैप्टर हमारा था कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। आज हम यहाँ पर नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर विद डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। अब कंस्ट्रक्टर क्या काम करता है? कंस्ट्रक्टर का मेन क्या काम है? इनिशियलाइज करना ऑब्जेक्ट को या क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए यूज में लेते हैं इसको कंस्ट्रक्टर। अब कुछ हमारे पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी हैं। क्या होते हैं? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं वो देखो। जैसे हमने लिखा इंटीजर, कंस्ट्रक्टर का कोई भी नाम, क्या लिखेंगे? कंस्ट्रक्टर का कोई भी नाम। यहाँ मान के चल रहे हैं हमारे पास पॉइंट क्या है? कंस्ट्रक्टर। पॉइंट क्या है यहाँ? कंस्ट्रक्टर है इंटीजर a कॉमा इंटीजर b इजकल टू 0। ये हमारा हो गया कंस्ट्रक्टर। ये हमारा क्या हो गया? कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर का जो हमारा क्लास का नाम होता है वही हमारे क्लास कंस्ट्रक्टर का भी नाम होता है। इंटीजर a और इंटीजर b बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा a और b क्रिएट हुए हैं तो a में तो है गार्बेज वैल्यू, लेकिन b की वैल्यू कितनी हो गई? 0। तो ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट हो गया यहाँ b इजकल टू 0। तो ये आर्गुमेंट कैसा है? डिफॉल्ट आर्गुमेंट है। इस तरह से हम इसको काम में ले सकते हैं। अब इसके लिए आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे आपने यहाँ ले लिया मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन में आपने यहाँ क्या ले लिया? पॉइंट p। क्या लिखा? पॉइंट p। तो ये जो पॉइंट है कंस्ट्रक्टर, ये यहां से कॉल होगा, और कॉल होगा तो p की वैल्यू क्या क्रिएट होंगे? a और b, और उनकी वैल्यू हो जाएगी गार्बेज और 0। ये डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट हो गया। ठीक है। अच्छा, अब इसकी मैं थोड़ी सी कॉलिंग चेंज कर दूं। हम इसका डिक्लेरेशन इस तरह से कर देते हैं, पॉइंट p और ब्रैकेट में 5। अब हम ये डिफॉल्ट भी दे के आ रहे हैं आर्गुमेंट की वैल्यू, और यहां से आर्गुमेंट की वैल्यू पास भी कर रहे हैं। दोनों काम कर रहे हैं। ठीक है। तो ये जो a और b क्रिएट होंगे वो किसके लिए होंगे? b के लिए। ठीक है। अब यहाँ b इजकल टू तो हम ऑलरेडी 0 दे चुके हैं, तो b की वैल्यू तो 0 ही रहेगी। b की वैल्यू 0 रहेगी। अब कंफ्यूजन यहाँ पर ये क्रिएट हो रहा था कि वैल्यू हम 1 पास कर रहे हैं। कंफ्यूजन क्या क्रिएट हो रहा था? वैल्यू यहाँ पर 1 पास हो रही थी। अब वो वैल्यू a को मिलेगी या b को मिलेगी, कंफ्यूजन क्रिएट होता। लेकिन b को हमने यहाँ क्या कर दिया? ऑलरेडी डिफॉल्ट इनिशियलाइज कर दिया है, डिफॉल्ट आर्गुमेंट दे दिया है, तो b की तो 0 आएगी, और ये 5 जो है ऑटोमेटिक किसमें चला जाएगा? a में चला जाएगा। बता समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है? एक तरीका तो ये हो गया। अच्छा, अगर हम इसको ऐसा कर देते तो क्या होता? 5 और 9 दो वैल्यू हमने यहां पास की, तो ये a और b है वो किसके लिए है? p के लिए। सही बात है। अब चूंकि a की वैल्यू तो गार्बेज है फिलहाल, और b की वैल्यू 0 है, लेकिन कॉलिंग इस तरह से हो रही है। अब क्या होगा? अब a को तो मिल जाएगा 5, और b में जो वैल्यू 0 आई थी उसको रिमूव करके वहां 9 स्टोर कर दिया जाएगा। तो ये हो जाता है डिफॉल्ट आर्गुमेंट के साथ कंस्ट्रक्टर। आया समझ में? तो हम कंस्ट्रक्टर्स को डिफॉल्ट आर्गुमेंट भी दे सकते हैं। जैसे सपोज हमने यहाँ पहले क्या लिखा था? केवल यहां तक लिखा था, तो a की वैल्यू गार्बेज और b की वैल्यू 0। और अगर आप सिंगल वैल्यू पास कर रहे हो तो जिसकी इनिशियलाइज कर दी उसकी तो रहेगी, जिसकी नहीं की है उसको वैल्यू मिल जाएगी। और अगर आप वैल्यू भी देते हैं दूसरी, तो अब इस केस में जो वैल्यू आपने 0 दी है उसको हटाकर, उसको रिमूव करके जो नई वैल्यू दी है वो असाइन हो जाएगी। बता समझ में आया या नहीं आया? यहां तो कोई प्रॉब्लम किसी को? ये हमारा हो गया कंस्ट्रक्टर विद डिफॉल्ट आर्गुमेंट। अगला टॉपिक है हमारा डायनामिक इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का डायनामिक इनिशियलाइजेशन। कैसा इनिशियलाइजेशन? डायनामिक इनिशियलाइजेशन। किसका? ऑब्जेक्ट का डायनामिक इनिशियलाइजेशन। अब दो वर्ड हमारे पास यहां आते हैं, एक डायनामिक और एक स्टैटिक। अब डायनामिक इनिशियलाइजेशन और स्टैटिक इनिशियलाइजेशन आपको पता ही है। क्या होता है स्टैटिक इनिशियलाइजेशन? जब हम किसी भी वेरिएबल को या किसी भी ऑब्जेक्ट को
रन करने से पहले वैल्यू दे देते हैं। तो उसको जब किसी ऑब्जेक्ट को हम रन करने से पहले वैल्यू देते हैं तो वो स्टैटिक इनिशियलाइजेशन कहलाता है। जब किसी ऑब्जेक्ट या वेरिएबल को रन करने के बाद वैल्यू दी जाती है तो वो आपका डायनामिक इनिशियलाइजेशन कहलाता है। तो स्टैटिक और डायनामिक से दिक्कत क्या आती है? फिर कोई सर काम मिलेगा नहीं, दिक्कत तो बहुत है, बिल्कुल दिक्कत है। कैसी दिक्कत है भाई? दिक्कत ये है कि x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 6, ये आपने इन वेरिएबल्स को रन करने से पहले वैल्यू दे दी और आपने यहाँ लिख दिया z इक्वल टू x प्लस y। तो आंसर कितना आएगा? 11। आंसर कितना आएगा? 11। अब यहाँ होता क्या है कि इस प्रोग्राम को चाहे आप एक बार रन करो चाहे 100 बार रन करो, आंसर 11 ही आएगा। ये हमेशा केवल 2 नंबरों को ही सम करेगा और वो भी वो नंबर जो आपने दिए हैं। तो फिर इससे बढ़िया तो फिर मैं याद ही ना रख लूं इस चीज को, इससे बढ़िया तो मैं इसको कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में आप हर बार नया नंबर दीजिए और आपको हर बार नया आंसर मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा होता कि भैया ये वो कैलकुलेटर है, एक ऐसा कैलकुलेटर बनाया है मैंने, ये कैलकुलेटर इसको आप ले जाओ, इसमें आप 5 और 6 को जोड़ेंगे तो ये आपको आंसर दे देगा। अरे तो मैं इसके पैसे काटूंगा, इससे बढ़िया तो मैं उसको क्या कर दूं, याद ही रख लूंगा ना। मैं क्यों खरीदूंगा इस डिवाइस को? डिवाइस ऐसा हो कि मैं कोई भी नंबर दूं और फिर वो उसका सम करे, तभी तो हम कैलकुलेटर खरीदते हैं, अदरवाइज हम कैलकुलेटर नहीं खरीदते। तो ये था आपका स्टैटिक इनिशियलाइजेशन, ठीक है। अब ऐसे ही ऑब्जेक्ट है, अब ऑब्जेक्ट को मैं यहां पर लिख दिया पॉइंट या 5 और P5 और 6, तो ये भी तो 5 और 6 का सम करेगा। यस सर। ये भी क्या करेगा? 5 और 6 का सम करेगा। इसका मतलब ऑब्जेक्ट का स्टैटिक इनिशियलाइजेशन एक सही चीज नहीं है। तो फिर अब हम क्या करें? अब हम इसको डायनामिक इनिशियलाइज करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं हम ऑब्जेक्ट को? डायनामिक इनिशियलाइज करना चाहते हैं। डायनामिक इनिशियलाइज का मतलब ये है कि जब मैं मेरे कंस्ट्रक्टर को रन करूं, मैं मेरे कंस्ट्रक्टर वाले प्रोग्राम को क्या करूं? रन करूं, तो अब वो मुझसे वैल्यू मांगे। अब रन करने के बाद वैल्यू मुझसे मांगे और मैं कोई भी 2 वैल्यू उसको दूं और उसका रिजल्ट को डिस्प्ले कर दे। अगली बार फिर मैं जब उसको एग्जीक्यूट करूं प्रोग्राम को, जब मैं उसको फिर रन करूं, वो फिर मुझसे वैल्यू मांगे, मैं फिर नई वैल्यू दूं चेंज करने के बाद और फिर मुझे उसका आंसर मिले। इस तरह से मैं जितनी बार उसको रन करूं उतनी बार ही मुझसे वो वैल्यू मांगे, अलग अलग वैल्यू मांगे, तभी तो फायदा है। जैसे सपोज करो एक प्रोग्राम बनाना है, आपको सर्किल का एरिया निकालना है। क्या निकालना है? सर्किल का एरिया। सर्किल का एरिया। अब जो सर्किल का एरिया है वो किस पे डिपेंड करता है? रेडियस पे। सर्किल का जो एरिया है वो किस पे डिपेंड करता है? रेडियस पे। अब रेडियस पे फिक्स थोड़ी रहेगी भाई, इसने सर्किल छोटा बनाया, इसने बड़ा बना दिया, इसने और बड़ा बना दिया, एक और बड़ा बना दिया, फिर साइज कम कर दिया, तो जो रेडियस होगी उसके अकॉर्डिंग हमारा एरिया कैलकुलेट होता है और रेडियस हमेशा हर सर्किल की अलग अलग मिलेगी। तो अगर मैं वहां स्टैटिक इनिशियलाइजेशन करता हूं, स्टैटिक मतलब रेडियस मैंने 5 ले लिया, तो फिर वो 5 का ही आंसर देगा हर बार। मेरे काम का नहीं है सॉफ्टवेयर। मैं चाहता हूं कि वो हर बार मुझसे रेडियस पूछे और अलग अलग रेडियस दूं और वो उसका एरिया कैलकुलेट करके। तो ये चीज कब पॉसिबल होगी? जब हम उसको डायनामिक इनिशियलाइजेशन करते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट की इनिशियल वैल्यू रन टाइम पर दी जा सकती है, तो इसका मतलब एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू रन टाइम पर दी जा सकती है। इसी को ही हम क्या कहते हैं? डायनामिक इनिशियलाइजेशन कहते हैं। समझ में आया? किसी भी ऑब्जेक्ट को डायनामिकली या किसी भी ऑब्जेक्ट को रन करने के बाद वैल्यू देना ही क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट का डायनामिक इनिशियलाइजेशन कहलाता है। आया समझ में? अब आप यहाँ पर इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं? इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन क्या है पहले ध्यान समझ लो। हम यहाँ पर ये करने वाले हैं कि हम किसी सर्किल की रेडियस लेंगे, किसी सर्किल का रेडियस लेंगे। ये सर्किल हो गया और ये सर्किल का रेडियस हो गया। एक तो हो गया सर्किल, एक हो गया हमारे पास रेक्टेंगल मतलब आयत। अब रेक्टेंगल में ये क्या हो गई? लेंथ
और ये हो गई उसकी। अब हमारे पास लेंथ की वैल्यू होनी चाहिए और विड्थ की वैल्यू होनी चाहिए। हम इसका एरिया कैलकुलेट कर देंगे। ऐसे ही हमारे सर्किल के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, केवल आर की वैल्यू होनी चाहिए। हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारा सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि आपको सर्किल का और रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना है। सर्किल और रेक्टेंगल का आपको एरिया कैलकुलेट करना है, पहली बात। अब लेकिन इसकी वैल्यू जो होगी वो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को डायनेमिक इनिशियलाइजेशन करके करना है। ये काम कैसे करना है, डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। क्यों? क्योंकि आर, एल और बी ये हमेशा हर बार चेंज होते रहेंगे, इसलिए। ठीक है, तो बाकी सब कुछ सेम रहना है, केवल जो मेन पोर्शन होगा हमारा हम थोड़ा सा वहां चेंज करेंगे, क्योंकि वो हमसे सी इन सी आउट करके वैल्यू मांग रहा है। अब देखिए, जैसे हमने सबसे पहले यहां पर क्या लिखेंगे, एज इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच यूजिंग नेम स्पेस यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ठीक है, और यहां पर क्लास शेप हमने यहाँ पे क्लास शेप हमने क्लास का नाम रखा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर कितने डाटा मेंबर्स चाहिए, कितने डाटा मेंबर चाहिए, 4। एक में लेंथ लेंगे, एक में विड्थ लेंगे, एक में उसका एरिया आएगा और एक में रेडियस आएगा। एरिया तो हमारा एक से काम चल जाएगा। जब लेंथ इंटू विड्थ करेंगे तो एरिया में डाल देंगे, प्रिंट करवा लेंगे, फिर एरिया कैलकुलेट करके वो रेडियस से कैलकुलेट करके वो उसमें डालेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ इंटीजर ही ले रहे हैं, इंटीजर लेंथ और विड्थ। इंटीजर ही हमने क्या ले लिया, आर और एरिया, 4 वेरिएबल ले लिया हमने यहाँ, और चारों का डाटा टाइप क्या रख दिया। लेकिन यहाँ चारों का डाटा टाइप इंटीजर रखने से एक प्रॉब्लम आ जाएगी। प्रॉब्लम ये आएगी कि जब रेडियस 9.3 होगी तो कैलकुलेट नहीं हो पाएगा, और जब उसकी लेंथ और विड्थ 5.6 और 2.8 होगी तब भी कैलकुलेट करने में दिक्कत आएगी। तो क्यों ना हम इनके डेटा टाइप क्या ले लें, फ्लोट ले लेते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब चाहे इंटीजर वैल्यू ले लो और चाहे फ्लोट वैल्यू ले लो, दोनों के ही हिसाब से वो डाटा कैलकुलेट हो जाएगा। बोलो, समझ में आया यहाँ तक? अब हमने यहां लिखा पब्लिक शेप, ये हमारा हो गया डिफॉल्ट आर्गुमेंट, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्या हो गया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसके कोई भी आर्गुमेंट ना हो। तो ये कंस्ट्रक्टर कितने आर्गुमेंट ले रहा है, एक भी नहीं ले रहा। तो ये क्या हो गया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया। क्लियर है यहां तक? अब हम यहां पर दूसरा शेप ले लेते हैं, शेप फ्लोट आर ले लिया हमने यहाँ पे, फ्लोट आर। अब चूंकि डाटा मेंबर का साइज भी आपका आर है और इसका नाम भी आपने आर रख दिया, पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप यहां पर इसका नाम क्या रख लो, रेडियस रख लो। क्या रख लो, रेडियस। अब रेडियस से क्या होगा, मीनिंगफुल नाम हो जाएगा। तो हम जब यहाँ पर इसको वैल्यू क्या देंगे, आर की, और वो वैल्यू किस में डाल दी जाएगी, रेडियस में, इक्वल टू आर की वैल्यू किस में आ गई, रेडियस वेरिएबल में। अब आप यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए एरिया का, तो एरिया इक्वल टू 3.14 यानी पाई आर स्क्वायर, और एक्चुअली आर भी नहीं है, वैल्यू किसमें है, रेडियस में। ये हो जाएगा रेडियस इंटू रेडियस। बता, समझ में आया एरिया? सिंगल आर्गुमेंट हो गया ये, तो क्या हो गया। अब एक आपने और ले लिया यहां पर कंस्ट्रक्टर शेप फ्लोट एल फ्लोट बी। ठीक है, अब जो एल की वैल्यू आई वो किसमें आ जाएगी, लेंथ में। तो लेंथ इक्वल टू एल और विड्थ इक्वल टू।
ठीक है। अब इसका जो कैलकुलेशन है वो है फॉर्मूला एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। बड़ा समझ में आया नहीं आया? तो एक तो ये रहा डिफॉल्ट आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, ये आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर और ये भी आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। और एक ही क्लास में एक से अधिक कंस्ट्रक्टर होते हैं तो उसे हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी कहते हैं। तो ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का भी एग्जांपल है। ठीक है, ये यहां तक ये हो गया। अब बात आती है इसको डिस्प्ले करना। एक बार तो हमारा एरिया में वैल्यू आई होगी और एक वैल्यू फिर एरिया में आई है। तो इसका मतलब इनको अलग अलग प्रिंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ आप इसको कॉल करने के लिए आप एक अलग फंक्शन मार दिए वॉइड डिस्प्ले। ये रिटर्न टाइप हो गया फंक्शन का और डिस्प्ले हो गया उस फंक्शन का नाम। डिस्प्ले क्या हो गया? उस फंक्शन का नाम। जब भी हम इसको कॉल करेंगे तो हम यहां से प्रिंट कर लेंगे सी आउट एरिया, एक मैसेज हो गया और ये हो गया उसका वेरिएबल ऑब्जेक्ट। तो मैं इसको कॉल कर लूंगा और ये मेरी यहां पर क्या एंड हो गई? क्लास। यहां हमने क्या एंड कर दिया? क्लास को एंड कर दिया। पता समझ में आया नहीं आया यहाँ तक? कोई दिक्कत थोड़ी है। अब यहाँ मेन फंक्शन स्टार्ट करते हैं। इंटीजर मेन, क्लियर? अब यहां पर हमें ऑब्जेक्ट लेने हैं शेप, सर्किल और रेक्टेंगल। हमने यहाँ दो ऑब्जेक्ट ले लिए, कौन कौन से? सर्किल और रेक्टेंगल। शेप तो यहाँ पर क्लास का नाम है, तो क्लास का नाम किसी भी डाटा के साथ अगर हम क्लास का नाम को जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट हो जाता है। ऑब्जेक्ट वेरिएबल में यही बनता है। ठीक है, अब हमने यहां लिख दिया प्लॉट आर, एल और बी, तीन वेरिएबल ले लिए। आर, एल और बी, तीन हमने यहाँ वेरिएबल ले लिए। तो होगा क्या? जैसे ही आप यहाँ पर लिखेंगे सर्किल और रेक्टेंगल, तो ये किसको कॉल करेगा? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। किसको कॉल करेगा? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को। और ये उसके लिए रेक्टेंगल दोनों को दोनों क्या बना देगा? उसके लिए इनिशियलाइज कर देगा वेरिएबल से। ठीक है, अब हमें इसको कॉल करना है। अब इनको हम अभी कॉल नहीं कर रहे हैं, इनको हम वैल्यू कॉल करेंगे जब हमारे पास आर, एल और बी की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या दे दें? मैसेज दे दें। क्या मैसेज दे दें? सी आउट एंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस। एंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस, कि भाई रेडियस की वैल्यू दो। सी इन आर। अब यहां से आपको क्या मिल जाएगी? आर की वैल्यू। जैसे आपको आर की वैल्यू मिल जाती है तो आप किसको कॉल कर दें? शेप। किसको कॉल कर दें? शेप को। किसके लिए? सर्किल के लिए। किसके लिए? सर्किल के लिए किसको कॉल कर दो? शेप को। या फिर उसको कॉल करने से पहले आप ऐसा करो कि एक बार रेक्टेंगल की वैल्यू भी ले लो, है ना? तीनों की वैल्यू आ जाएगी ना एक बार। सी आउट एंटर द वैल्यू ऑफ लेंथ एंड विड्थ। ठीक है, सी इन एल और बी। बता समझ में आया नहीं आया? क्लियर है? अब आप यहाँ पर कॉल कर दीजिए, एक बार सर्किल के लिए और एक बार रेक्टेंगल के लिए। एक बार किसके लिए कॉल कर दो? सर्किल के लिए और एक बार रेक्टेंगल के लिए। ठीक है, दोनों को कॉल कर सकते हो या फिर आप उसको यहीं पर ही कॉल कर देते। जो आपने आर की वैल्यू ली है ना, आर की वैल्यू के बाद भी हम उसको कॉल कर सकते थे। कैसे? शेप आर। इसको कॉल करेंगे शेप आर। तो मैं यही कॉल कर देता हूँ इसको, तो सी इन आर, तो शेप आर। इसके लिए सर्किल। सर्किल इज इक्वल टू शेप आर। आप वैल्यू डायरेक्ट पहले आर की ले लो, आर की वैल्यू लेके ही कॉल कर दो। जब हम शेप आर को कॉल करेंगे तो अब इसका नाम भी शेप है, इसका नाम भी और इसका नाम भी, लेकिन कॉल कौन होगा? ये।
क्योंकि इसके पास तो कोई आर्गुमेंट नहीं है, इसके पास एक आर्गुमेंट है, इसके पास दो है, तो दो आर्गुमेंट वाले को कॉल करेंगे नहीं, किस करेंगे, एक वाले को। तो आर की वैल्यू जो भी आप लोगे वो किस में आ जाएगी, रेडियस में, और ये इसको कैलकुलेट कर देगा। तो हमारा आंसर किस में आ गया, एरिया, रेडियस वाला। ठीक है, ऐसे ही आपने एल और बी की वैल्यू ले ली। अब किसको कॉल कर दो, इस शेप को, किसके लिए, रेक्टेंगल के लिए। रेक्टेंगल इज इक्वल टू शेप एल और बी। अब हमारा आंसर सर्किल डॉट डिस्प्ले में आ चुका है और एक एरिया डॉट ओ रेक्टेंगल डॉट डिस्प्ले में आ चुका है। अब यहां से कॉल किसको कर दो, अब डिस्प्ले को। तो एक बार तो ये सर्किल का एरिया प्रिंट कर देगा और एक बार ये रेक्टेंगल का एरिया प्रिंट कर देगा। तो यहां पर आप मैसेज डाल दिए एरिया ऑफ सर्किल, तो सी आउट एरिया ऑफ सर्किल। ठीक है, इसको कैसे कॉल करेंगे, इसको यहाँ पे हम डिस्प्ले को कॉल करेंगे, इसके लिए सर्किल के लिए सर्किल डॉट डिस्प्ले, इसको कॉल कर देंगे सर्किल डॉट डिस्प्ले। सुनाई, और एक बार हम कॉल कर देंगे सी आउट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसको कॉल कर देंगे रेक्टेंगल डॉट डिस्प्ले। ये हमारे मेन की एंडिंग, क्योंकि हमारा इंटीजर मेन है तो रिटर्न 0। बताइए समझ में आया या नहीं आया। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे थे डायनामिक इनिशियलाइजेशन ऑफ कंस्ट्रक्टर। किसका इनिशियलाइजेशन पढ़ रहे थे, कंस्ट्रक्टर का डायनामिक इनिशियलाइजेशन। तो अब हमने यहाँ पर जो वैल्यू एल और बी और आर की जो दी है, पहले हमने यहाँ वैल्यू ली है आर की कीबोर्ड से डायनेमिकली, फिर हमने शेप को कॉल किया है, फिर एल और बी की वैल्यू ले ली, फिर आपने शेप को कॉल कर दिया और जो वैल्यू आई उसको हमने यहाँ डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, तो ये था हमारा डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। अगर इसको स्टैटिक में कन्वर्ट करते तो हम जैसे मान लो यहाँ दे देते 3, ये हो जाती हमारी रेडियस की वैल्यू और ये वैल्यू हो जाती 5 और 2 हमारी रेक्टेंगल की वैल्यू। ये डायनेमिक स्टैटिक इनिशियलाइजेशन हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर किसका क्या है, डायनामिक इनिशियलाइजेशन। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक हो गया डायनामिक इनिशियलाइजेशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का डायनामिक इनिशियलाइजेशन। समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।